नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। हम कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे हैं कम्युनिटी के अंतर्गत, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। सारे के सारे टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हमने डिस्कस किए थे। बोले तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और एक नया हेपेटाइटिस जी वायरस। इनमें हमने बहुत सारे एमसीक्यू जो डिफरेंट एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं या आ चुके हैं हमने डिस्कस किए, जैसा इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस, परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस या प्रेगनेंसी में सबसे फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। सारे के सारे वे पॉइंट्स थे जो किसी ना किसी एग्जाम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनकर उभरते हैं हर एग्जाम में। सारे के सारे हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। आज लेकर आए हैं आपके लिए नई डिजीज, नई कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका नाम है केनासुर फॉरेस्ट डिजीज, जिसे केएफडी के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर सवाल आपका मिला था सीएचओ की एग्जाम में। एमपी सीएचओ जो एग्जाम हुआ वहां यह आया था केएफडी किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा टिक बॉर्न डिसऑर्डर है यह। तो यह सारे के सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं इस केएफडी डिजीज के बारे में। इसके अलावा दूसरी डिजीज भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है केएफडी। तो सेकंड जो डिजीज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जो कि वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर है। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, शॉर्ट डिसऑर्डर है। दोनों को हम कवर करना चाहेंगे इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं पहले फर्स्ट डिजीज से, और नाम आपका सामने अवेलेबल है काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज, या शॉर्ट में इसे केएफडी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? केएफडी। कंफ्यूज नहीं होना है, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि या तो कह सकते हैं काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज या कह सकते हैं केएफडी, यानी काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। कंफ्यूज नहीं, केएफडी नाम से ही एग्जाम में सवाल आया था। जब भी केएफडी पूछा जाए आपको याद रखना है यह काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज की ही बात कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में, इसके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। कुछ एमसीक्यू हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे, और एमसीक्यू में सबसे पहले जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उन एमसीक्यूज में हम बात करने वाले हैं इसके नाम को लेकर कुछ सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। तो आइए उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या सवाल एग्जामिनर आपको पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो एग्जाम के क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे पहला इसका नाम होता है मंकी डिजीज। क्या कहा जाता है इसे? मंकी डिजीज। क्या कहा जाता है? मंकी डिजीज। तो अगर सवाल आता है बताओ मंकी डिजीज किसे कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा केएफडी को, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज को ही मंकी डिजीज कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा सवाल जो एग्जाम में आया डायरेक्ट आपकी सीएचओ एग्जाम में, वही सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसे बोलते हैं टिक बॉर्न, इसे बोलते हैं टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर। टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर, टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर। और एक नाम तो आपके सामने आया ही था केएफडी, बोले तो काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। तीनों पर एमसीक्यू। मंकी डिजीज किसे कहते हैं? केएफडी को कहा जाता है। टिक बॉर्न, यही सवाल था, किसके द्वारा होती है? टिक बॉर्न होती है। टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे केएफडी भी कहते हैं, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके नाम पर हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके एजेंट को लेकर। इसके एजेंट पर क्या सवाल एग्जामिनर आपके सामने उठा सकता है, क्या सवाल पुट कर सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर का सवाल बन सकता है इसके एजेंट के बारे में
कि इसका एजेंट जो है वह किस से बिलोंग करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एजेंट है यह होता है फ्लैवी वायरस। कौन सा वायरस है? फ्लैवी वायरस। पूछा जाए बताओ कौन सा वायरस होता है जो कोज करता है KFD को, आपका आंसर होगा फ्लैवी वायरस के द्वारा होता है KFD, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। नंबर पॉइंट 2, अगर पूछा जाए यह जो वायरस है वह कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फिर आपका आंसर होगा कि इसका ग्रुप रहने वाला है कौन सा, तो आप बताएंगे इसका ग्रुप है ग्रुप बी। ग्रुप बी, ग्रुप बी टोगा वायरस। ग्रुप बी टोगा वायरस। आपका जो रूबेला था, जब हम MMR पढ़ रहे थे, मीजल्स मम्प्स रूबेला, उस समय भी मैंने कहा था कि जो टोगा वायरस होता है वह एजेंट होता है रूबेला का। तो यहां पर जो ग्रुप देखने को मिल रहा है इसका, वह है ग्रुप बी टोगा वायरस। क्लियर है ये पॉइंट? एजेंट से रिलेटेड बातें बताई। फ्लैवी वायरस है, ग्रुप का नाम है ग्रुप बी टोगा वायरस। चलिए आगे हम बात करते हैं, और हम बात करना चाहेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, 3 से लेकर 4 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जा सकता है, यानी कि बहुत कम है। 3 to 4 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है। कितने दिन? 3 से लेकर 4 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है, 3 to 4 डेज। क्लियर है? 3 to 4 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। एजेंट की हम बात कर रहे हैं बेटा, एजेंट में मैंने बोला फ्लैवी वायरस, ग्रुप बी टोगा वायरस, यह डिपेंड उससे बिलोंग करता है। इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं तो 3 से 4 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। आगे हम बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे यह जो आपका वायरस है या ये जो डिजीज है वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो बोले तो MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे यह वैक आपका टिक बॉर्न डिसऑर्डर है। तो स्प्रेड होता है टिक के द्वारा। किसके द्वारा होगा? टिक बॉर्न डिसऑर्डर है यह। टिक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, छोटे कीड़ों को हम बोलते हैं टिक। किन्हें बोलते हैं? छोटे कीड़ों को। जो छोटे कीट होते हैं उन्हें हम टिक के नाम से जाना जाता है। छोटे कीट, जो छोटे कीटे होते हैं, छोटे कीट, जैसे बारिश के मौसम में एक रेड कलर की बारिश के मौसम में देखने को मिलती, गजाई नहीं उसे और ही कुछ बोलते हैं, रेड कलर की सी आती है। ऐसे छोटे छोटे जानवर जो बहुत छोटे होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टिक्स। जो भी छोटे कीट है वह टिक बॉर्न की टिक के अंदर आते हैं, और उनसे होने वाली डिजीज है ये टिक बॉर्न डिसऑर्डर। अब इसमें कौन कौन से टिक है वो भी ध्यान से देखिएगा। इसमें जो टिक आता है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में जो टिक है वह होता है हार्ड टिक। कौन सा होता है? हार्ड टिक। इंडिया में जो टिक है उसका नाम है हार्ड टिक। और हार्ड टिक में भी बेटा मैं नाम बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, कौन सा टिक हो सकता है इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है, उसका नाम है हीमाफिजिसी स्पाइनागिरा। हीमाफिजिसी स्पाइनागिरा, यह एक हार्ड टिक है जो जिम्मेदार होती है KFD के लिए, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। पर्टिकुलर नाम पूछे तो बताना है, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा। हार्ड टिक, डायरेक्ट क्वेश्चन तो टिक पर ही आता है, फिर भी पूछा जाए हार्ड टिक या हीमाफिजिक स्पाइनागिरा, याद रखना है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर अगर हम बात करें
तो फिर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर हम बात करें, आउटसाइड द इंडिया, जो इंडिया के बाहर है वहां सॉफ्ट होता है, कौन सा, सॉफ्ट वाला। तो आपको बताना है आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर, यह इंडिया में था, दूसरा इंडिया के बाहर, तो फिर आपको बोलना है सॉफ्ट टिक। कौन सी, सॉफ्ट टिक, मतलब भारतीय कड़क होते हैं, ऐसे याद रखें। तो इंडिया में हार्ड टिक और आउटसाइड द इंडिया सॉफ्ट टिक। नाम मैंने बताया इंडिया में, तो याद रखना है हीमा फिजिसी स्पाइनी गिरा। क्लियर है, हीमा फिजिसी स्पाइनी गिरा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात हम कर रहे हैं, टिक बॉर्न डिसऑर्डर है, और टिक में इंडिया में हार्ड टिक और आउटसाइड द इंडिया सॉफ्ट टिक काम में ली जाती है। क्लियर है, चलिएगा इसके अलावा और हम बात करते हैं यहां पर, और हम बात करने वाले इसी पे, आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं आपको यहीं से, और वह है आपका रिजर्वेयर। रिजर्वेयर, इसका रिजर्वेयर कौन होगा, तो याद रखना है इसके रिजर्वेयर में हमें एक तो नजर आता है रैट, रैट बोले तो चूहा, और दूसरा होता है जिसे हम स्क्विरिली कहते हैं, स्क्विरिल। स्क्विरिल का मतलब है गिलहरी, दोनों के नाम मैं हिंदी में लिख रहा हूं। रैट बोलते हैं चूहे को, चूहा, और स्क्विरिल बोलते हैं गिलहरी को। किसे बोलते हैं, गिलहरी, गिलहरी और चूहा। तो रिजर्वेयर इसके हो सकते हैं रैट और स्क्विरिल, स्क्विरिल और रैट, चूहा और गिलहरी इसके रिजर्वेयर होते हैं। नाम ही लग रहा होगा काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज, फॉरेस्ट का मतलब जंगली जानवर, तो रैट और स्क्विरिल, गिलहरी और चूहा दोनों इसके रिजर्वेयर हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर सवाल आता है, रिजर्वेयर में भी कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर सवाल मिले आपको कि इसका अंदर जो आपकी डिजीज है KFD, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज, इसमें जो एम्पलीफायर होस्ट है, कौन सा होस्ट, एम्पलीफायर होस्ट, तो फिर जवाब देना है एम्पलीफायर होस्ट होता है पिग। क्या मतलब होता है एम्पलीफायर होस्ट का, तो वह होस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, यानी जिस होस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज का एजेंट है उसकी ग्रोथ बहुत हाई लेवल से होती है, हाई स्पीड से हो रही है, उसे बोलते हैं एम्पलीफायर होस्ट। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, बढ़ाने वाला। आपने पहले देखा होगा जो रेडियो वगैरह आते थे उनमें एम्पलीफायर आते थे जो उनकी स्पीड को बढ़ाने में काम में लेते थे। तो उसी के आधार पर आपको ध्यान रखना है इस एम्पलीफायर होस्ट का मतलब क्या होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ए होस्ट, वह होस्ट, ए होस्ट दैट या इन विच, ए होस्ट इन विच, जिस होस्ट के अंदर, ए होस्ट इन विच, ए होस्ट इन विच, जिसके अंदर, इन विच डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई, डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, बहुत तेज गति से रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, उस होस्ट का नाम होगा एम्पलीफायर होस्ट। और वह कौन होगा, पिग होने वाला है। बोले तो सुअर, जो सुअर आता है यह इसका कौन सा होस्ट होता है, एम्पलीफायर होस्ट कहलाता है। एक और होस्ट होता है उसकी बात भी मैं बता रहा हूं, और उसे बोलते हैं इंसिडेंटल एंड डेथ होस्ट। तो यह भी ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब भी हम बताएंगे। इंसिडेंटल डेथ एंड होस्ट, यह होस्ट होता है, यह होते हैं ह्यूमंस, आदमियों को यह वाला होस्ट माना जाता है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है,
इंसिडेंटल या डेथ एंड होस्ट का मतलब होता है वह होस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मल्टीप्लिकेशन है डेफिनेटिव होस्ट में उसे रोक देता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंसिडेंटल डेथ एंड, खत्म करने वाला। यानी कि होस्ट दैट प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एजेंट इन डेफिनेटिव होस्ट में इसके मल्टीप्लिकेशन को रोकने वाला जो होस्ट होता है इट इज कॉल्ड इंसिडेंटल डेथ एंड होस्ट। यह कौन होगा? ह्यूमन। क्या क्या बातें हमने की, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं इस वाली पॉइंट में, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने बात की यहां पर कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, बोले तो यह जो डिजीज है यह किसके द्वारा ट्रांसफर होगी? आपका जवाब होगा टिक बॉर्न डिसऑर्डर है। बोले तो टिक का मतलब मैंने बताया छोटे कीड़े, जैसे बारीक बारीक जो चींटे होते हैं उनके द्वारा यह स्प्रेड होने वाला है। इंडिया में किसके द्वारा होगा? जवाब होगा हार्ड टिक के द्वारा। नाम मैंने बताया और नाम में याद रखना इसका नाम है हीमाफिजिसी स्पाइनिगिरा। हीमाफिजिसी स्पाइनिगिरा यह वह टिक है जो इंडिया में केएफडी डिजीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा मैंने बात किया आउटसाइड द इंडिया कौन सा होगा, आपका आंसर रहने वाला है सॉफ्ट टिक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट मैंने बात की इसका रिजर्वियर क्या होगा, रेट चूहा इसका रिजर्वियर हो सकता है, और स्क्यूरिल बोले तो गिलहरी, दोनों जंगलों में रहते हैं और दोनों इसकी क्या है, इसके रिजर्वियर के रूप में काम करती हैं। उसके बाद मैंने कुछ पर्टिकुलर होस्ट की भी बात की। पहला होस्ट मैंने आपके सामने बताया एम्पलीफायर होस्ट। एम्पलीफायर होस्ट इसका पिग होता है, बोले तो सुअर। एम्पलीफायर का मतलब क्या है वो मैंने बताने की कोशिश की है, ध्यान से सुनिएगा। वह होस्ट जो इसके रेप्लिकेशन को, इसकी मल्टीप्लिकेशन को बढ़ा देता है वह एम्पलीफायर कहलाएगा, बोले तो बढ़ाने वाला, एम्पलीफायर होस्ट। वहीं हमने बात की नेक्स्ट होस्ट के बारे में और वह है इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट। ह्यूमन है, इसका मतलब है वह होस्ट जो इसकी मल्टीप्लिकेशन को घटा रहा है डेफिनेटिव होस्ट में। वह कौन सा होस्ट होगा? आपका इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट। ये सारे की सारे इसके डिजीज एपिडेमियोलॉजिकल जो कंडीशंस थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली है। चलिएगा, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि जो आपकी डिजीज है इसका रिजर्वियर हमने पढ़ लिया, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देख लिया, इसका एजेंट हमने देख लिया, इसका नाम जो केएफडी पड़ा उसके पीछे क्या कारण है, तो ध्यान से देखिएगा। केएफडी का नाम इसीलिए पड़ा था यानी कि फर्स्ट केएफडी बोले तो काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज फाउंड इन मंकी, यह सबसे पहले मंकी में मिला था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मंकी डिजीज। कहां मिला था? इन मंकी। मंकी भी जंगल का था और जंगल का नाम था ऑफ केनासुर फॉरेस्ट, यानी जो आपका केनासुर फॉरेस्ट है जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, इसी केनासुर फॉरेस्ट के अंदर जो मंकी था उसमें मिला। और ये कहां पर है तो याद रखना है इन मैसूर कर्नाटका, इन मैसूर कर्नाटका। जो कर्नाटक है उस कर्नाटका के मैसूर के अंदर एक जंगल है, उसका नाम है काइनासुर फॉरेस्ट। उसके एक जानवर में मिला था और वो जानवर था मंकी, इसीलिए इसके दो नाम मिले हैं, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज और मंकी डिजीज। कब मिला? याद रखना है, जाग उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1957 तो 1957 में यह डिजीज आपकी आई थी केएफडी, काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज, जो कि काइनासुर फॉरेस्ट के मंकी में पाई गई, जो मैसूर के कर्नाटका में है।
यह इसका पॉइंट हो गया। इसके नाम से रिलेटेड किसका नाम केनाशूर फॉरेस्ट क्यों पड़ा है। क्लियर है। चलिएगा आगे हम बात करते हैं और हम बात करने वाले हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर। भाई क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं आपको जब ये डिजीज होगी, तो ध्यान से देखिएगा। लक्षणों में सबसे पहले मैं लक्षण की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने बताया था कि इसका नाम है टिक बोर्न वायरल हेमरेजिक फीवर। तो पहला तो फीवर आना निश्चित है क्योंकि नाम बता रहा है बुखार होगा, फीवर। दूसरा हेमरेजिक कंडीशन मैंने बताई, तो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस बोले तो हेमरेज से हेमरेजिक कंडीशंस, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन में भी कौन से हेमरेज होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो इससे रिलेटेड होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस में आपको दिखाई देगा कुछ पर्टिकुलर हेमरेज, जिसमें मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला है नोज, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। अब नोज से जो ब्लीडिंग होती है क्या बोलते हो आप उसे, एपिस्टैक्सिस। क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। बोले तो नक्सीर, एपिस्टैक्सिस हो सकती है। दूसरा आपको नोज के अलावा थ्रोट से देखने को मिल सकती है ब्लीडिंग। इसके अलावा आपको दिखाई दे सकता है थ्रोट के अलावा गम्स से, जिसे जिंजिवल ब्लीडिंग बोलते हैं, गम्स ब्लीडिंग। या आपको दिखाई दे सकता है कहां से ब्लीडिंग, जीआईटी ट्रैक्ट से भी ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, यानी कि जीआईटी ब्लीडिंग। और जीआईटी से क्या क्या होता है ये हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं जब डेंगू पढ़ाया था, कि यहां आपको देखने को मिल सकता है मैलिना, डार्क कलर का स्टूल देखने को मिल सकता है ऑकल्ड ब्लड के साथ में, या हीमेटोचीजिया देखने को मिल सकता है, हीमेटोचीजिया यानी कि फ्रेश ब्लड देखने को मिल सकता है, या वोमिटिंग के साथ में मिले तो हेमेटेमेसिस बोल देंगे, हेमिटेमेसिस। क्लियर है, उल्टी के साथ में। ये सारे के सारे हेमरेजिक कंडीशंस हैं जो आपको दिखाई दे सकती है। क्या क्या मैंने बात की ध्यान से देखिएगा। लक्षणों में पहला बताया फीवर, दूसरा हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस जिसमें विभिन्न प्रकार की ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। चलिएगा आगे हम कंटिन्यू करते हैं लक्षणों के ऊपर ही। और नेक्स्ट लक्षण आपको दिखाई दे सकता है किससे रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा यहां आपको ट्रेमर्स दिखाई दे सकते हैं। क्या, ट्रेमर्स। ट्रेमर्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स को बोलते हैं। हमारी वे मसल जो हमारी इच्छा से काम करनी चाहिए, हमारी इच्छा के बिना भी काम करने लग जाए, उसे हम ट्रेमर बोलते हैं, यह दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मेंटल डिस्टरबेंस दिखाई दे सकता है, मेंटल डिस्टरबेंस, मेंटल डिस्टरबेंस दिखाई दे सकता है। और सिर में सामने की तरफ दर्द होगा, बोले तो फ्रंटल फीवर देखने को मिल सकता है। कौन सा, फ्रंटल हेडक, फ्रंटल हेडक देखने को मिल सकता है, फ्रंटल हेडक देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वह आपको लक्षणों के रूप में दिखाई दे सकती हैं KFD डिजीज में। ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने बात की सबसे पहले इस पोर्शन में कि सबसे पहला जो KFD जो था, ये डिजीज जो थी वो कहाँ मिली, तो आपका जवाब होगा मैसूर कर्नाटका में। कब मिली, 1957 में। किस में मिली, मंकी में। किस जगह मिली, तो काइनासुर फॉरेस्ट, एक जंगल है उसमें मिली। नेक्स्ट फिर हमने बात किया इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, आपका जवाब था फीवर हो सकता है। फिर दूसरा हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन यानी ब्लडिंग की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ब्लडिंग कहाँ कहाँ मिलेगी, नोज में हो सकता है जिसे एपिस्टैक्सिस कहेंगे, थ्रोट में हो सकता है, गम्स में हो सकता है, जीआईटी में हो सकता है। जीआईटी में मैलिना, हेमेटोचीजिया या हेमेटेमेसिस के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ट्रेमर्स हो सकते हैं, मेंटल डिस्टरबेंस हो सकता है, या फ्रंटल हेडक देखने को मिल सकता है। सारे के सारे क्या थे, मैनिफेस्टेशंस थे जो दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम चलते हैं और हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड, आपका
इसके अंदर और क्या दिखाई दे सकता है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या दिखाई दे सकता है, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की मैं बात करूंगा। कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस दिखाई दे सकते हैं, तो देखिएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या टेस्ट आप कर सकते हो इसके लिए। तो टेस्ट में हम बात करेंगे, एक तो आप कर सकते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वायरल डिजीज में ये परफॉर्म होता है, हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लगातार हर बार मैं बोलता आ रहा हूं ये चीज कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। जब भी किसी वायरस के लोड को पता करना है ब्लड में, हम पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा आप इलाइजा कर सकते हैं, इलाइजा भी परफॉर्म होता है वायरस के लिए, नाम मैं बता चुका हूं जब हमने एड्स पढ़ा था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और इस इलाइजा में हम क्या चेक करेंगे, तो आप डिटेक्ट करने वाले हो, डिटेक्ट IgM एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट करोगे बेटा, तो जवाब देना है IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। कौन सी, IgM। दो डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने बताए, पहला टेस्ट आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा इलाइजा। इलाइजा में क्या चेक करेंगे, IgM एंटीबॉडी पर चेक करेंगे और इस डिजीज का पता लगाया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं और चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर कि क्या इलाज आपको करना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट में ध्यान दीजिएगा, इलाज की बात मैं कर रहा हूं, अब ट्रीटमेंट की बात आती है तो ऐसी बीमारियों में जो कम्युनिकेबल डिजीज है वहां पर मुख्य पॉइंट क्या होता है, तो वैक्सीन पर ध्यान दिया जाता है। वैक्सीन है इसका इलाज, और वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन है, किस प्रकार की वैक्सीन है, वो हम जिक्र करेंगे। चलिएगा, वैक्सीन का पहला पॉइंट, टाइप कैसी है वैक्सीन की, आपका जवाब होगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, या आप कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन ये होती है, कैसी है, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड। इसी को बोलते हैं हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है होती है। इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है मतलब लाइव नहीं है, किल्ड है, हीट इनएक्टिवेटेड भी होती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इस वैक्सीन की डोजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी एक तो आप सिंगल डोज काम में ले सकते हैं, जब आप इसकी सिंगल डोज यूज करने वाले हैं तो सिंगल डोज से आपको यह लगभग 40% इफेक्टिवनेस देगा। मतलब अगर आप केवल एक लगा रहे हैं तो कितनी इफेक्टिव होगी, 40% इफेक्टिव होगी। अगर आप इस वैक्सीन की 2 डोज लगाते हैं, कितनी डोज, 2 डोज, तो यह लगभग 62% प्रभावी होगी। कितनी, 62% इफेक्टिव होगी। अगर आप एडिशनल एक बूस्टर भी दे देते हो, यह तो दोनों दे ही रहे हो, उसके अलावा एडिशनल बूस्टर और दे देते हो, एक कौन सी, बूस्टर डोज, जो आपकी बूस्ट करती है इम्यूनिटी को, बूस्टर डोज दे देते हैं, तो यह लगभग 83% तक इफेक्टिव हो जाती है। तो जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इफेक्टिवनेस बढ़ता जा रहा है। अगर वैक्सीन सिंगल दे रहे हैं तो 40% प्रभावी है, अगर वैक्सीन की 2 डोज दे रहे हैं तो 62% प्रभावी है, अगर वैक्सीन की बूस्टर भी दे रहे हैं एडिशनली तो यह 83% प्रभावी हो जाती है। चलिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके अंदर गैप कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 डोज जो मैंने बताई है आपको, कौन सी डोज है, जो प्राइमरी डोजेज हैं, यानी कि गैप बिटवीन 2 डोज, गैप बिटवीन 2 डोज, 2 डोज के बीच में आपको गैप देना है 1 मंथ का। कितना, 1 मंथ का गैप देना है। और गैप बिटवीन बूस्टर, भाई बूस्टर कितने दिन बाद दोगे, तो याद रखना है बूस्टर में आपको गैप देना है 6 to 9 मंथ का, यानी बूस्टर देने के लिए लास्ट डोज से 6 से 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप बूस्टर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कौन से एज ग्रुप में ज्यादा प्रभावी होती हैं,
तो एज ग्रुप भी देखिएगा, यहाँ एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कौन से एज ग्रुप में देना चाहिए यह है वैक्सीन्स। तो एज ग्रुप की बात देखिएगा, यहाँ जो एज ग्रुप है वह है 7 साल से लेकर 65 ईयर, 65 साल तक हम यह दे सकते हैं। सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वह इसकी वैक्सीन से रिलेटेड हैं। बोले तो KFD काइनासुर फॉरेस्ट की वैक्सीन देखिएगा क्या क्या बातें हमने की है इसके बारे में। वैक्सीन इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन होती है, हीट इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं। सिंगल डोज देंगे तो 40% प्रभावी है, 2 डोज देंगे तो 62% प्रभावी है, एडिशनल बूस्टर देंगे तो 83% प्रभावी हो जाएगी। 2 डोज के बीच में गैप 1 मंथ का देते हैं, गैप बिटवीन बूस्टर 6 से 9 महीने का दे देते हैं, और एज ग्रुप लेंगे 7 साल से लेकर 65 साल का हम गैप दे देते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये सब किससे रिलेटेड हैं? KFD बोले तो काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। नर्सिंग का एक छोटा मोटा काम और बाकी रह गया है कि क्या नर्सिंग एक्शन कर सकते हो आप, क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके लिए। तो एक तो आप जो विजिटर्स हैं बोले तो जानवरों जो हैं उनसे जो आपका विजिट है वो कम रखें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप यूज करें, यूज या वियर फुल ड्रेस, कपड़े पहने जो पूरे आए, ऐसे नहीं कि आधे कपड़े पहन रहे हैं, आपकी बॉडी का अंग बाहर दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां उसे बाइट करने की संभावना हो सकती है। तो यूज या वियर फुल ड्रेस। इसके अलावा यूज रेप्लिकेंट काम में ले सकते हैं। टू डेस्ट्रॉय किट्स, टू डेस्ट्रॉय टिक को मारने के लिए कुछ रेप्लिकेंट हम काम में ले सकते हैं, जो कॉइल्स वगैरह आती है जिनके द्वारा टिक का डैमेज हो जाता है। ये कुछ स्प्रे वगैरह आप यूज कर सकते हैं ताकि ये होंगी नहीं तो हम बच जाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट KFD से रिलेटेड थे, बोले तो काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। खत्म होती है, चलेगा क्विक रिव्यू क्या क्या हमने पढ़ा है देखिएगा इस बीमारी के बारे में। सबसे पहले मैंने बात की KFD बोले तो काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज, इसे KFD भी कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया इसका नाम मंकी डिजीज भी है क्योंकि यह मैसूर के काइनासुर फॉरेस्ट के मंकी में ही मिली थी 1957 में। टिक बॉर्न वायरस है, वायरल हेमरेजिक फीवर है और इसका नाम KFD भी है। एजेंट की बात करें तो फ्लैवी वायरस, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप B टोगा वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना? 3 से 4 दिन, 3 से 4 घंटे। क्लियर है? कितना है? 3 to 4 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि आपका जो वायरस होता है यह KFD, इसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर बातें जरूरी हैं। जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की, टिक बॉर्न डिजीज, टिक का मतलब छोटे किट, इंडिया में हार्ड टिक, हीमा फिसिसी स्पाइनिगिरा, आउटसाइड द इंडिया सॉफ्ट टिक। रिजर्वियर क्या है? तो रेट, स्क्वेरिल गिलहरी को बोलते हैं, रेट चूहे को बोलते हैं। एम्पलीफायर होस्ट जो बढ़ाता है, सुअर है। इंसिडेंटल डेथ एंड होस्ट ह्यूमन है जो कि इसके स्प्रेड को रोकेगा। इसके अलावा बात की हमने क्या कि आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसमें हमने बात किया है आपकी फर्स्ट कहां मिली थी? तो मंकी में मिली, काइनासुर फॉरेस्ट में, मैसूर में, कर्नाटका के 1957 में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले तो फीवर, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, हेमरेजिक में नोज से ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस, थ्रोट से, गम से, जीआईटी से मैलेना हो सकता है, हेमेटोचीजिया, हेमाटामेसिस। इसके अलावा ट्रेमर्स देखने को मिल सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है या फ्रंटल हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमने बात की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लेकर, इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं, इलाइजा देखने को मिल सकता है जिसमें हम IgM परफॉर्म कर लेंगे। इसके अलावा हमने वैक्सीन की बात की, यहां जो वैक्सीन हम काम में लेंगे वह कैसी होनी है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होने वाली है, किल्ड वैक्सीन है, हीट इनएक्टिवेटेड है। वैक्सीन की सिंगल डोज देते हैं 40% प्रभावी है, 2 डोज देते हैं 62% प्रभावी है, एडिशनल बूस्टर देते हैं 83% प्रभावी है। गैप देंगे 2 के बीच में 1 महीने का, बूस्टर के बीच में गैप देना है 6 से 9 महीने का। एज ग्रुप कितना? 7 साल से लेकर 65 साल। नर्सिंग एक्शन की बात करें तो वियर या यूज करना है फुल ड्रेसेस, यूज रेप्लिकेंट टू डिस्ट्रॉय द टिक्स। दिस इज ऑल अबाउट द KFD
काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज। एग्जाम में इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा कि यह टिक बोर्न वायरल हेमरेजिक फीवर है। बहुत बार सवाल यहां से इस पर आता है, टिक पूछ सकते हैं, हार्ड टिक और सॉफ्ट टिक याद रखना है। इंडिया में हार्ड, क्योंकि इंडियन वाले लोग कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं। वहीं अगर एजेंट की बात की जाए तो फ्लैवी वायरस याद रखना है, और किस में आता है तो फिर याद रखना है यह टोगा वायरस में आता है। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, और वह है जापानीज एनसेफेलाइटिस। कौन सी बीमारी है? जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। डिजीज नंबर 2 जापानीज एनसेफेलाइटिस। क्या होती है जापानीज एनसेफेलाइटिस, क्या इसका एजेंट है, इनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू की मैं बात करूं, क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जामिनर आपके सामने पुट कर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला एमसीक्यू आपके सामने आ सकता है इसके नाम और इसके एजेंट से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि यह कैसी है। आपका जवाब होगा यह वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर है। कैसा है? वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर है। कैसा है? वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर। वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर है, और वेक्टर में भी मॉस्किटो के द्वारा होने वाली डिसऑर्डर है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके एजेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। किससे रिलेटेड? इसके एजेंट से रिलेटेड। अब एजेंट से रिलेटेड क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एजेंट में मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली बात एजेंट में, इसका एजेंट है फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस, उसका भी क्या था? फ्लैवी वायरस ही था। किसका? KFD का। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फ्लैवी वायरस है, यह क्लियर हुआ। इसका ग्रुप कौन सा होगा, तो फिर ग्रुप की बात हम करते हैं, और इसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप रहने वाला है आपका कौन सा? इसका ग्रुप रहना है अर्बो वायरस। ग्रुप में आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी अर्बो वायरस। अर्बो वायरस, ग्रुप बी अर्बो वायरस। ये सारे के सारे पॉइंट किससे रिलेटेड थे? इस बीमारी के नाम से रिलेटेड डिजीज हैं, और उसके एजेंट से रिलेटेड। क्या क्या बातें हमने की, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ रहे हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस, वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर है। एजेंट बोले तो फ्लैवी वायरस है। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप आएगा ग्रुप बी अर्बो वायरस है। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कैसे होगी, तो आपका जवाब होगा वेक्टर बोर्न है। वेक्टर बोर्न, तो वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली है। चलिएगा वेक्टर का नाम बताओ, तो फिर आपको जवाब देना है क्यूलिक्स मॉस्किटो। क्यूलिक्स मॉस्किटो एग्जाम का सवाल है। सॉरी, कौन सा है? क्यूलिक्स मॉस्किटो। जैसे एडिस एजिप्टाई डेंगू के लिए था, मादा एनाफिलीज मलेरिया के लिए होता है, वैसे क्यूलिक्स मॉस्किटो किसके लिए है? जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए। क्लियर? तो वेक्टर बोर्न है। इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर होस्टों की मैं बात करता हूं, जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूं, अभी दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको मिले कि इसका एम्पलीफायर होस्ट कौन है? एम्पलीफायर होस्ट कौन होगा, तो आपका जवाब होगा पिग। पिग ही इसका एम्पलीफायर होस्ट होता है। वहीं आपको जवाब क्वेश्चन मिले, बताओ एक इसका कौन सा होस्ट
इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट कौन होगा? तो फिर हो जाएगा ह्यूमन। जो सेम के एफडी में थे, वह होस्ट जो बढ़ाता है, वह होस्ट जो रेप्लिकेशन को घटाता है डेफिनेटली होस्ट में। एक बात और यहां एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और वह है आपका कि आपका जो ऐसी चीजें जो मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं आपका मॉस्किटो अट्रैक्टेंट। क्या होंगे? तो ध्यान से देखिएगा, मॉस्किटो अट्रैक्टेंट में मॉस्किटो अट्रैक्टेंट जो मॉस्किटो को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं मॉस्किटो अट्रैक्टेंट। अट्रैक्ट मॉस्किटो, अट्रैक्ट यानी खींचना अपनी तरफ, बोलते हैं ना ये मेरे को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट द मॉस्किटो। ऐसी चीजें जो मॉस्किटो को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उनमें आता है आपका एक तो कैटल्स और एक बफेलो। बफेलो, कैटल का मतलब होता है पशु या जानवर, और इसका मतलब होता है भैंस। भैंस को बोलते हैं बफेलो। तो बफेलो या कैटल्स इसके होते हैं मॉस्किटो अट्रैक्टेंट। एम्पलीफायर होस्ट पिग है, इंसिडेंटल डेथ एंड होस्ट ह्यूमन है, मॉस्किटो अट्रैक्टेंट जो कि मॉस्किटो को प्रभावित अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, कैटल और बफेलो है। क्लियर है? चलिएगा, क्या क्या बातें हमने की ध्यान से देखिएगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना वेक्टर बोर्न है, कुलिस मॉस्किटो के द्वारा। एम्पलीफायर होस्ट क्या होगा? पिग होगा। इंसिडेंटल डेट एंड होस्ट क्या है? ह्यूमन है। मॉस्किटो अट्रैक्टेंट कौन होगा? कैटल और बफेलो होते हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला होता है कि क्या? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से लेकर 15 दिन है। 5 से लेकर 15 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यह कौन सी एज ग्रुप को प्रभावित करता है? मोस्टली अफेक्ट एज ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप। कौन सा एज का ग्रुप है जिसे यह ज्यादा प्रभावित करता है? तो फिर आपका जवाब देंगे आप लेस देन 15 ईयर चाइल्ड। वह बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसे ज्यादा प्रभावित करता है। मैं कहूं लगभग 85% उसी में पाया जाता है, मोस्टली उन्हीं में देखने को मिल जाता है। आपका क्या? आपका जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इस जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो केस फर्टिलिटी रेट है वो क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसकी केस फर्टिलिटी रेट क्या होती है? नॉर्मली 20 से लेकर 40% तक रहती है। सामान्यतः उसकी केस फर्टिलिटी रेट यह है नॉर्मली, लेकिन यह 58% तक जा सकती है मैक्सिमम होने पर, सीवियर होने पर, खतरनाक होने पर। मैक्सिमम कितनी? 58% तक CFR हो सकती है 20 to 40% होने पर। नॉर्मल 20 to 40 और मैक्सिमम होने पर 58% इसकी CFR है, केस फर्टिलिटी रेट देखी गई है। क्लियर? यह बातें थी आपके जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में। इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में एक और बात है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की ही, यह भी देखिएगा। आपका जो हॉर्स होता है उसमें भी मिल सकता है ये हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स इज द डोमेस्टिक एनिमल। हॉर्स इज द डोमेस्टिक एनिमल विच शो, जो दिखा सकता है साइन एंड सिम्टम, उसमें भी लक्षण दिख सकते हैं अदर देन ह्यूमन।
आदमी को छोड़कर और किस में आ सकते हैं? तो याद रखना है घोड़ा। घोड़े में भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं अदर देन द ह्यूमंस। डोमेस्टिक एनिमल है आपका घोड़ा, उसमें भी दिखाई दे सकते हैं। ये सारे इसके एपिडोमोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो एग्जामिनर के माइंड में हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं इसके लक्षणों को लेकर। बीमारी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, लक्षण क्या क्या दिखाई दे सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लक्षणों में सबसे पहले फीवर रहेगा, एनसेफेलाइटिस यानी ब्रेन की समस्या है, तो फिर जब ब्रेन की समस्या होती है तो आपको क्या दिखाई देगा? जो बीमारी, जो लक्षण एनसेफेलाइटिस से रिलेटेड है, बोले तो मेनिंजाइटिस, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम एपिलेप्सी में नजर आते हैं। सीजर्स, मेनिंजाइटिस, फीवर, इसके अलावा आपका इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। इसके अलावा डिसओरिएंटेशन और सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है। सीवियर केसेस में मृत्यु भी हो सकती है। फीवर हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, एक नेक रिजिडिटी, मेनिंजाइटिस का लक्षण है नेक रिजिडिटी, यह भी देखने को मिल सकती है, नेक रिजिडिटी। ट्रेमर्स सब न्यूरो से रिलेटेड लक्षण यहां आ रहे हैं, क्योंकि लिखा है जापानीज एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मींस रिलेटेड टू द ब्रेन, एनसेफेलॉन ब्रेन से लिया गया है। तो सारी की सारी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, लाइक फीवर, मेनिंजाइटिस, सीजर, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, डिसओरिएंटेशन, सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है, नेक रिजिडिटी या ट्रेमर्स। दिस ऑल लक्षण आर रिलेटेड टू द एनसेफेलाइटिस, बोले तो ब्रेन से रिलेटेड है। अब बात करें इसका इलाज, बताओ साहब। इलाज की बात आई थी तो वैक्सीन की हम बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट देखिएगा, ट्रीटमेंट में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर। बहुत कुछ इसके बारे में बता भी दिया था वैक्सीन जब हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये वैक्सीन मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी आपको कब, इम्यूनाइजेशंस के चैप्टर में जब हम वैक्सीन पढ़ रहे थे। मैंने इन डेप्थ में उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, उसमें यह वैक्सीन भी थी। तो वैक्सीन, इसमें दो प्रकार की वैक्सीन होती है। सबसे पहली वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, और वह वैक्सीन है आपकी किल्ड वैक्सीन। लाइव और किल्ड दोनों होती हैं, अभी पहले किल्ड की बात कर रहे हैं। किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड, तीन प्रकार की वैक्सीन मैं बताया था उस चैप्टर में, देखना। माउस ब्रेन ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है जापानीज एन्सेफेलाइटिस की। दूसरा सेल कल्चर ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड। तीसरा सेल कल्चर ड्राइव्ड एक्टिवेटेड वैक्सीन। यानी दो लाइव किल्ड वैक्सीन होती है, दो प्रकार की, और एक लाइव वैक्सीन होती है। तीनों का टाइप मैं बता चुका हूं, जब आप जेई की वैक्सीन पढ़ोगे आपको उस चैप्टर में नजर आया होगा, आपने पढ़ भी लिया है, उसमें देख लेना। तो किल्ड की, उसमें से एक बाहर निकाल कर लेके आ रहा हूं, उसका नाम है माउस ब्रेन ड्राइव्ड। तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि बता चुका हूं मैं पहले माउस ब्रेन ड्राइव्ड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन है, क्योंकि माउस ब्रेन ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड इसका नाम होता है। चलिएगा इस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। यह जो वैक्सीन है उसमें हम डोज देंगे कितनी, तो ध्यान दीजिएगा 0.5 ml, 0.5 ml देनी है लेस देन 3 साल से छोटा बच्चा है तो। अगर 3 साल से ज्यादा बड़ा है तो 1 ml, किसमें, ग्रेटर देन 3 ईयर बालक में। रूट कौन सा होना है इनका, तो जवाब होगा
सबक्यूटेनियस रूट। कौन से रूट से आप दोगे? सबक्यूटेनियस रूट से यह वैक्सीन दी जाएगी। कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी। और देखिएगा डोज की बात करते हैं। डोज क्या क्या है इसमें? तो इसमें 2 डोज और एक प्राइम और एक बूस्टर डोज लगेगी। पहली डोज, फर्स्ट डोज, फिर सेकंड डोज। 2 डोज लगेगी। इनके बीच में गैप देना है 4 वीक का। बोले तो 1 महीने का गैप दे देंगे आप दोनों के बीच में। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 2 डोज लगनी है। गैप कितना दोगे? 4 वीक का गैप हम रख देंगे। यहीं इसकी फिर बूस्टर लगनी है। क्या लगनी है? बूस्टर। बूस्टर में ध्यान दीजिएगा, बूस्टर में क्या लगना है? डोज की हम बात कर रहे हैं और डोज में मैंने बताया कि इसकी जो डोज लगनी है उसमें 2 डोज दे रहे हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, और तीसरी लगेगी बूस्टर। बूस्टर देना है 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आप इसकी बूस्टर दे सकते हैं। ये तो सारी बातें मैंने किससे रिलेटेड की है? कौन सी वैक्सीन से रिलेटेड बात की बेटा? तो आपका जवाब होगा इसकी किल्ड वैक्सीन से रिलेटेड बातें हमने की है। ध्यान से देखिएगा, किल्ड वैक्सीन से रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं। किल्ड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन ड्राइव्ड 0.5 ml 3 से कम होने पर, 1 ml 3 से ज्यादा होने पर रूट सबक्यूटेनियस होगा। डोज फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में गैप 4 वीक का देंगे। बूस्टर डोज 1 साल बाद दे दी जाएगी। अब बात करते हैं क्या? अब बात हम करने वाले हैं लाइव वैक्सीन के बारे में। इसकी लाइव वैक्सीन भी होती है। तो लाइव वैक्सीन, जो लाइव वैक्सीन होती है, जो टीकाकरण में अक्सर जो काम में ले रहे हैं हम, उसकी बात मैं कर रहा हूं। इस लाइव वैक्सीन में ध्यान से देखिएगा आप। लाइव वैक्सीन में पहले तो डोज की बात कर रहे हैं। लाइव वैक्सीन पहली डोज 9 मंथ पर दे रहे हैं। 0.5 ml लगती है और सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। दूसरी 16 से 24 महीने पर लगनी है और यह भी 0.5 ml ही लगनी है और सबक्यूटेनियस रूट से ही लगनी है। यह इसकी लाइव वैक्सीन्स होती हैं। ये सारी बातें किससे रिलेटेड थी? जापानीज एनसेफेलाइटिस से रिलेटेड थी। बोले तो दोनों की दोनों बीमारियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या बातें करी हैं एक बार पुनः सुन लीजिएगा दोनों के बारे में। क्विक रिव्यूज की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज, बोले तो KFD। MCQ मंकी डिजीज, टिक बॉर्न वायरल हेमरेजिक फीवर, KFD। नंबर 2 एजेंट फ्लैवी वायरस, दोनों का फ्लेवी है, ग्रुप में फर्क है, यहां टोगा वायरस है, वहां अरबो वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 4 दिन है, उसका कितना होता है आपका? 5 से लेकर 15 दिन। इसके अलावा हमने बात की यहां पर आपका क्या पोर्शन पढ़ा हमने? यहां पर हमने पढ़ा इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स को एक साथ इंक्लूड किया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टिक बॉर्न डिजीज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टिक बॉर्न डिजीज यही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे कीट को बोलते हैं इंडिया में हार्ड टिक और आउटसाइड द इंडिया सॉफ्ट टिक। इंडिया में हीमा, फिजिसी, स्पाइनी गिरा। रिजर्वियर की बात करें तो रेट, चूहा और स्क्विरिल, बोले तो गिलहरी। एम्पलीफायर होस्ट पिग होता है जो बर्ड आता है। आई इंसिडेंटल डेथ एंड होस्ट ह्यूमन होता है जो घड़ा देता है। इसके रेप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन को किस में? दूसरे व्यक्तियों में। उसके अलावा देखिएगा दूसरे व्यक्ति बोले तो डेफिनेटली होस्ट। सबसे पहले कहां मिली थी? जवाब होगा आपका मंकी में अंदर पाई गई थी और मंकी में काइनासुर फॉरेस्ट में पाई गई थी। मैसूर में कर्नाटका में मिली थी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताओ। फीवर है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन में नोज, एपिस्टैक्सिक, थ्रोट, गम्स, GIT में मैलेना और हेमेटोचीजिया या हेमाटेमेसिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्रेमर्स हैं, मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं और फ्रंटल हेडेक हमें देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इलाइजा दोनों कर सकते हैं। इलाइजा में IgM चेक की जाएंगी।
एज ग्रुप आपका, यहां हमने वैक्सीन से रिलेटेड बातें की है। ट्रीटमेंट में इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन, हीट इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं। सिंगल डोज कितनी प्रभावी 40%, 2 डोज कितनी प्रभावी 62%, बूस्टर देंगे तो 83%, गैप कितना 1 महीने का 2 के बीच में, बूस्टर में कितना 6 से 9 महीने का, एज ग्रुप कितना 7 साल से 65 साल। नर्सिंग एक्शन में बात करें तो आपको फुल ड्रेसेस पहननी है और रेप्लिकेंट का इस्तेमाल करना है। फिर हमने बात की जापानीज एंसेफेलाइटिस, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, एजेंट फ्लेवी वायरस है, वही सेम दोनों का, बस ग्रुप का फर्क है, यहाँ अर्बो वायरस होता है। फिर बात की हमने इसकी कंडीशंस में, देखिएगा आपकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, वेक्टर के द्वारा। याद रखना मच्छर कौन सा जापानी एंसेफेलाइटिस के लिए, क्यूलिस मॉस्किटो। एम्पलीफायर होस्ट क्या, पिग। इंसिडेंटल या डेथ एंड होस्ट क्या, ह्यूमंस। मॉस्किटो अट्रैक्टेंट क्या है यहाँ पर, कीटल और बफेलो, जो कि अट्रैक्ट करते हैं मॉस्किटो को। इसके अलावा इसके अंदर और हमने बात की इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 5 से 15 दिन। मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप क्या, 15 साल से कम होता है। इसकी केस फर्टिलिटी रेट नॉर्मल कितनी 20 से 40, मैक्सिमम कितनी 58। हॉर्स जो है उसमें हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है, जिसमें भी आपको यह दिखाई दे सकता है। इसके अलावा लक्षण देखिएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, फीवर, मेनिंजाइटिस, सीजर्स, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, डिसओरिएंटेशन, सीवियर कंडीशन में डेथ, नाक रिजिडिटी और ट्रेमर्स, ऑल आर रिलेटेड टू द एंसेफेलाइटिस। इसके अलावा बात किए वैक्सीन को लेकर, बोले तो ट्रीटमेंट को लेकर। और वैक्सीन में ध्यान दीजिएगा, ट्रीटमेंट में वैक्सीन मैंने बताई 2 प्रकार की होती है, और टाइप्स में पहले बता चुका हूं। वैक्सीनों में लाइव और किल्ड का नाम लेकर, माउस ब्रेन ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड बोले तो किल्ड वैक्सीन, दूसरी सेल कल्चर ड्राइव्ड इनएक्टिवेटेड, तीसरी सेल कल्चर ड्राइव्ड एक्टिवेटेड। 3 टाइप है, उनमें 2 किल्ड है और 1 लाइव है। यहां किल्ड की बात कर रहे हैं तो बोले तो माउस ब्रेन ड्राइव्ड है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से 3 साल पहले, 3 साल बाद 1 ml। क्लियर है। इसके अलावा डोज देखिएगा, ये पॉइंट नहीं है, यह ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहां जो लिखे हुए हैं ये पॉइंट नहीं है, क्लियर है। 0.5 ml, 1 ml और सबक्यूटेनियस रूट से दी जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, और डोज क्या हो सकती है इसकी, तो डोज आपको देखने को मिलेगी 0.5 ml और 1 ml, 3 साल से कम 3 साल से ज्यादा। इसके अलावा फर्स्ट डोज सेकंड डोज, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में गैप कितना 4 वीक का, बूस्टर में कितना 1 साल का। लाइव वैक्सीन कौन सी, जो 9 मंथ पर दी जाएगी, एक तो 0.5 ml और 16 से 24 मंथ पर दी जाएगी 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड केनासुर फॉरेस्ट डिजीज। एक टिक बॉर्न डिसऑर्डर है, एक मॉस्किटो बॉर्न बोले तो आपका वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर है। वेक्टर बॉर्न बोले तो क्यूलिस मॉस्किटो, टिक बोले तो हार्ट टिक और शॉफ्ट टिक। क्लियर है। एक का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन, एक का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से लेकर 15 दिन। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है, आपके किससे रिलेटेड हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।